Hi everyone, welcome to episode 5 of System Design Concepts. So, our topic is why 99% fast systems still feel slow. जब हम सिस्टम का लोड डिस्क्राइब कर चुके होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ये समझना कि जब लोड बढ़ता है तो सिस्टम के साथ क्या होता है। इसको हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कहते हैं और परफॉर्मेंस एनालिसिस को तरह से देखा जा सकता है। पहला है, अगर हम लोड पैरामीटर जैसे रिक्वेस्ट पर सेकंड को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन सिस्टम रिसोर्सेज सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, बैंडविड्थ सेम रखते हैं तो फिर सवाल ये है सिस्टम की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या रिस्पॉन्स स्लो होगा, क्या क्यू बढ़ेगी, क्या सिस्टम फेल करेगा। और दूसरा केस ये होता है, अगर हम लोड पैरामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस सेम रहे, मतलब यूजर्स को रिस्पॉन्स उतना ही फास्ट मिले जितना लोड पैरामीटर बढ़ाने से पहले मिल रहा था। तो फिर सवाल ये है कि कितने एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, कितना सीपीयू, मेमोरी या सर्वर्स बढ़ाना होगा। दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें परफॉर्मेंस नंबर्स चाहिए। इसलिए पहले हम समझते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं। थ्रूपुट का मतलब होता है पर सेकेंड कितने रिक्वेस्ट या रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो रहे हैं इन द सर्वर, या ऐसा बोलो एक जॉब को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगा। एग्जाम्पल, एक सिस्टम कैन प्रोसेस 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड या फिर वन बैच जॉब कंप्लीट्स इन 5 मिनट्स। तो अगर थ्रूपुट ज्यादा है मतलब सिस्टम ज्यादा काम कर पा रहा है। रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जो क्लाइंट को दिखता है। जैसे अगर क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया तो उसे रिस्पॉन्स के लिए जितना देर बैठना पड़ा, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्लाइंट ने लेट से बाय नाउ बटन पे क्लिक किया था ऑन Amazon। बाय नाउ के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ऑर्डर सर्विस पे रिक्वेस्ट आएगा, ऑर्डर सर्विस इन्वेंट्री सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेगी, पैरेलल में पेमेंट सर्विस को भी भेज सकती है और इसके सीक्वेंस में या फिर इसके ही पैरेलल में और कुछ भी सर्विसेज हो सकते हैं। तो यहाँ 4 से 5 सर्विसेज मुझे दिख रहे हैं। जब रिक्वेस्ट यहाँ आया, इसने रिक्वेस्ट को अपने डिपेंडेंसीज के पास भेज दिया, इसके पास, इसके पास, इसके पास, और ये जब अपना काम करके वापस देंगे ऑर्डर सर्विस को, तब ऑर्डर सर्विस अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट कर पाएगा। तो लेट्स से इस सर्विस को प्रोसेस करने में टाइम लगा 200 मिली सेकेंड, इसको लगा 4 मिली सेकेंड, इसको लगा 10 मिली सेकेंड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टोटल हो गया लेट्स से 300 मिली सेकेंड के अंदर। तो यूजर को या क्लाइंट को इतना वेट करना पड़ा। प्लस मान लो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए नेटवर्क डिले आ गया, या फिर यहाँ पे नेटवर्क डिले आ गया, या फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जिस टाइम में इसके पास अगर रिस्पॉन्स रेडी भी हो गया था 4 मिली सेकेंड के अंदर, वो तुरंत भेज नहीं पाया। तो लेट से 3 मिली सेकेंड और लग गए। यहाँ पे रिस्पॉन्स लेके ये बैठा रहा, आगे भेज नहीं पाया क्योंकि बीच में नेटवर्क ग्लिच आ गया था। तो 300 मिली सेकेंड प्लस 10 प्लस 4 प्लस 200 प्लस 3, ये सब ऐड होते जाएगा रिस्पॉन्स टाइम में। मतलब फाइनली यूजर के आंख के सामने जब तक वो रिस्पॉन्स ना दिखे रिक्वेस्ट हिट होने के बाद, तो वो सारा टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कंसिडर किया जाता है। तो अंदर क्या क्या हुआ? एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम और सर्विस प्रोसेसिंग टाइम। दूसरा क्या हुआ? नेटवर्क डिले। एक और चीज हुई है क्यूइंग डिले, कितनी देर रिक्वेस्ट लाइन में वेट कर रही थी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। सर्वर के पास लेट्स से 8 वर्कर थ्रेड्स हैं। थ्रेड पूल है जहां पे 8 वर्कर थ्रेड्स हैं। इसका मतलब सर्वर एक टाइम पे सिर्फ 8 ही रिक्वेस्ट को पिकअप कर सकता है। फर्स्ट 8 रिक्वेस्ट थ्रेड्स पे चले जाएंगी और उनका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो टोटल एक टाइम पे रिक्वेस्ट आया था 100, तो 8 रिक्वेस्ट को तो थ्रेड मिल गया, उनका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। बट बाकी के 92 रिक्वेस्ट को थ्रेड नहीं मिला, वो क्यू में वेट करेंगे। ये क्यू थ्रेड पूल के पास होता है, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट क्यू या फिर वर्क क्यू। मतलब ये कि रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, प्रोसेस करने के लिए
रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब रिसोर्सेज को समझते हैं, क्या क्या हो सकता है रिसोर्सेज। देखो, नंबर ऑफ थ्रेड्स इज नॉट इक्वल टू पैरेलल प्रोसेसिंग। अज्यूम करो एक सर्वर मशीन में 2 सीपीयू कोर हैं, मतलब तो थ्रेड्स ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बाकी जो थ्रेड्स है थ्रेड पूल में 8 था ना टोटल, जिसमें से 2 को सीपीयू में जगह मिल गया और बाकी 6 को रिसोर्स नहीं मिला या सीपीयू टाइम नहीं मिला। तो चाहे तुम 8 थ्रेड्स बना लो या 100 थ्रेड बना लो या 1000 बना लो, उन थ्रेड्स की प्रोसेसिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उसको सीपीयू टाइम नहीं मिलेगा। तो टोटल पैरेलल एग्जीक्यूशन इक्वल्स टू सीपीयू कोर्स के बराबर ही होगा। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब एक टाइम पर मल्टीपल काम लिटरली एक साथ चल रहा है, ऐसे एक टाइम पे हो रहा है। जैसे अगर सर्वर में 2 सीपीयू कोर्स हैं जिनमें 2 थ्रेड्स एक्चुअली रन हो रहे हैं, तो ये ट्रू पैरेलल वर्क है। और कितना पैरेलल वर्क है? 2। कंकरेंसी का मतलब होता है काम इंटरलीव्ड चल रहा है, एक साथ लगते हैं लेकिन एक्चुअली नहीं होते। देखो, अगर एक मशीन में एक ही सीपीयू कोर है और 4 थ्रेड हैं, लगेगा कि चारों थ्रेड्स प्रोसेस हो रहे हैं सीपीयू के अंदर। क्यों ऐसा लगता है? सीपीयू में लेट्स से 0 टू 2 मिलीसेकंड के लिए जगह मिला फर्स्ट थ्रेड को, फिर 3 मिलीसेकंड टू 5 मिलीसेकंड सेकंड थ्रेड को जगह मिला, फिर 6 मिलीसेकंड टू थर्ड थ्रेड को, एंड 9 मिलीसेकंड टू 11 मिलीसेकंड मिला फोर्थ थ्रेड को। वापस से ऐसे ही चलेगा और सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मिला थर्ड थ्रेड को वापस से, तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है इंटरलीविंग में। यहाँ पे सेकंड थ्रेड हो सकता है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। एकदम रैंडमली थ्रेड्स को टाइम मिल रहा है सीपीयू में और वो प्रोसेस हो रहे हैं। बट देखो, एक टाइम पे किसी भी टाइम पे एक ही थ्रेड प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के अंदर। उस टाइम पे 2 थ्रेड प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सीपीयू टाइम स्लाइसिंग कर रहा है। टाइम स्लाइसिंग मतलब सीपीयू अपना टाइम छोटे छोटे स्लाइसेस में तोड़ देता है और हर स्लाइस एक थ्रेड को देता है। एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब जब सीपीयू एक थ्रेड को स्टॉप करता है, जैसे अभी देखो एक थ्रेड है, उसके बाद इसको दूसरे थ्रेड में जाना है, मतलब दूसरे थ्रेड को जगह देना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? पहले फर्स्ट थ्रेड को स्टॉप करेगा, उसका स्टेट को सेव कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो थ्रेड को लोड करे उसको पता रहे लास्ट कहां तक वो प्रोसेस किया था। तो उसका स्टेट को सेव करेगा, स्टॉप करेगा और दूसरा थ्रेड जो अभी आने वाला है सेकेंड थ्रेड, उसका स्टेट को लोड करेगा। इस प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये जो स्टेप्स हो रहे हैं उसका कॉस्ट होता है, सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है। एक का स्टेट सेव करेगा फिर दूसरे का लोड करेगा, तो इट इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। सीपीयू का जस्ट 1 सेकंड पहले का कैश इनवैलिडेट हो रहा है, तो परफॉर्मेंस गिरी ना। बार बार ये इनवैलिडेशन हो रहा है, फिर लोडिंग हो रहा है, फिर अनलोडिंग हो रहा है, परफॉर्मेंस गिरेगा ही। 2 सीपीयू कोर्स मैक्स 2 थ्रेड्स पैरेलल में हैंडल करेगा एट द सेम टाइम। बाकी थ्रेड्स वेटिंग या टाइम स्लाइसिंग के थ्रू चल रहे होते हैं। ज्यादा थ्रेड्स का मतलब होता है ज्यादा क्यूइंग, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ज्यादा लेटेंसी। कस कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में सीपीयू पहले वाले थ्रेड का डेटा अपने कैश से इनवैलिडेट करता है और दूसरे थ्रेड का स्टेट लोड करता है, तो ये सब में टाइम लग रहा है, तो लेटेंसी बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा थ्रेड्स का मतलब ज्यादा स्पीड नहीं होता है। और अगर थ्रेड पूल में 8 थ्रेड्स थे, तो 8 आउट ऑफ 100 रिक्वेस्ट को थ्रेड मिल गया, बाकी 92 रिक्वेस्ट क्यू में वेट करेगा। अगर 2 सीपीयू कोर है तो सिर्फ 2 थ्रेड्स एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है, बाकी थ्रेड्स टाइम स्लाइसिंग से चलती हैं। और स्लो थ्रेड्स सीपीयू ऑक्यूपाई करके रख लेती हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो क्यू ग्रो होता रहता है। फास्ट रिक्वेस्ट भी वेट करती हैं। देखो, क्यू में एक रिक्वेस्ट आया है इन्वेंट्री सर्विस के लिए, जो कि इन्वेंट्री सर्विस 2 मिलीसेकंड में प्रोसेस करके रिस्पॉन्स दे देगा। बट अभी सीपीयू कोर में जो थ्रेड प्रोसेस हो रही है वो है पेमेंट सर्विस के लिए।
जिसको प्रोसेस करने में अराउंड 10 मिली सेकेंड लगेगा। तो इन्वेंट्री सर्विस वाला थ्रेड जल्दी प्रोसेस हो जाएगा अगर उसको सीपीयू टाइम मिला, बट क्योंकि जो स्लो थ्रेड था वो सीपीयू में घुसा हुआ है और उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये बैठा रह जाता है। तो फास्ट अगर रिक्वेस्ट है, मतलब जिसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो सकती है, वो भी स्लो क्यों हो गया? क्योंकि उसको सीपीयू टाइम नहीं मिला है, वो वेट कर रहा है। तो अगर तुमको पता है कि कोई तुम्हारा सर्विस फास्ट है, जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री सर्विस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल तुम्हारा रिस्पॉन्स फास्ट होगा। तो क्यूइंग डिले बढ़ाता है और क्लाइंट को स्लो रिस्पॉन्स दिखता है। अगर बैंक का एग्जाम्पल लें, बैंक में लेट से 8 क्लर्क हैं। क्लर्क को अगर हम सीपीयू कोर मान लें और थ्रेड्स को कस्टमर मान लें, तो अगर 8 सीपीयू कोर हैं और 100 कस्टमर्स हैं, तो सिर्फ 8 कस्टमर को ही क्लर्क के पास जाके अपना काम करवाने का टाइम मिलेगा। बाकी के 92 वेट करेंगे जब तक ये 8 का हो नहीं जाता है, क्योंकि क्लर्क या फिर सीपीयू कोर तो 8 ही है ना। सो वी कैन से थ्रेड्स गिव कंकरेंसी, सीपीयू कोर्स गिव पैरेललिज्म, टाइम स्लाइसिंग सिर्फ ड्रम पैदा करता है पैरेलल प्रोसेसिंग का, बट क्यूज और वेटिंग टाइम डिसाइड करता है लेटेंसी। बहुत लोग लेटेंसी और रिस्पॉन्स टाइम को सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते। लेटेंसी मतलब रिक्वेस्ट कितनी देर वेट कर रही है प्रोसेस होने के लिए। जैसे हमने देखा, इन्वेंट्री सर्विस वाला थ्रेड वेट कर रहा है कि पेमेंट थ्रेड सीपीयू से निकले तो उसको भी टाइम मिले, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो। अभी तक क्यू में इन्वेंट्री वाला थ्रेड वेट कर रहा है, सीपीयू में उसको अभी तक टाइम मिला नहीं है। जब सीपीयू में घुसता है, उस समय से प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो अगर इन्वेंट्री सर्विस ने बोला है कि मैं 3 सेकंड में प्रोसेस करके दे दूंगा, मतलब सीपीयू में घुसने के बाद वो 3 सेकंड का बात हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे सोचो कि अभी तक ये इन्वेंट्री वाला जो थ्रेड है, इसको सीपीयू टाइम मिला नहीं है, प्रोसेसर मिला नहीं है। तो एक्चुअल प्रोसेसिंग होने से पहले ये जितने देर थ्रेड पूल के क्यू में वेट कर रहा है, रिक्वेस्ट क्यू या वर्क क्यू, वो डिले इज लेटेंसी। रिस्पॉन्स टाइम किसके पर्सपेक्टिव से होता है? क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। कभी भी सर्वर के पर्सपेक्टिव से मत देखना रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि देखो सर्वर तो बोलेगा कि मैंने तो अपना काम 3 सेकंड में ही कर दिया। जब इन्वेंट्री वाला सर्विस अपना प्रोसेसिंग करेगा तो यही बोलेगा कि उसने अपना काम सही से कर दिया। तो वो सिस्टम का परफॉर्मेंस देखने के लिए सही क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सही है यूजर को कितना देर वेट करना पड़ा है स्क्रीन पे रिस्पॉन्स देखने के लिए। लेटेंसी या वेट टाइम प्लस सर्विस प्रोसेसिंग टाइम प्लस नेटवर्क डिले हो गया तो वो भी ऐड कर लो। नेटवर्क डिले हमने देखा था ना, ये देखो यहाँ 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 यहाँ। सो यू कैन से लेटेंसी सिर्फ एक पार्ट है ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम का। ये सुपरसेट है और ये सबसेट है। क्वेश्चन ये है, व्हाई एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज मिसलीडिंग। बहुत जगह लोग एवरेज रिस्पॉन्स टाइम यूज करते हैं। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? सारे रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स टाइम्स का सम, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 3। ये है रिस्पॉन्स टाइम ऑफ फर्स्ट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सेकंड रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ थर्ड रिक्वेस्ट। सो दिस इज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। एवरेज ये नहीं बताता कि कितने यूजर्स को स्लो एक्सपीरियंस दिखा। कुछ बहुत स्लो रिक्वेस्ट एवरेज नंबर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, इसलिए एवरेज रिस्पॉन्स टाइम टिपिकल यूजर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हम परसेंटाइल्स यूज करते हैं। पहला परसेंटाइल है P50। देखो, अगर तुम 100 रिस्पॉन्स टाइम्स को मॉनिटर कर रहे हो, लेट्स से ये फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स टाइम है, ये सेकंड रिक्वेस्ट का, ये थर्ड रिक्वेस्ट का, सो ऑन। ओके, तो इसका कुछ हो सकता है रिस्पॉन्स टाइम जैसे 100 मिली सेकेंड, इसका हो सकता है 200 मिली सेकेंड, इसका 90 मिली सेकेंड। तो रिस्पॉन्स टाइम्स कुछ है मेरे पास 100 रिक्वेस्ट के लिए। इसको मैंने सॉर्ट किया फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? जो सबसे कम टाइम में रिस्पॉन्स देगा। तो अभी के लिए ऐसा सोचो, 90 वाला यहाँ चले जाएगा, 100 वाला यहाँ आ जाएगा, 200 वाला यहाँ आ जाएगा। तो उस तरह करके मैंने सबको सॉर्ट कर दिया है। तो अगर ये बीच वाला, मतलब ये लेट्स से 50वां रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मुझे मिला 200 मिली सेकेंड में, तो मैं ये कह सकती हूँ
कि 50% रिक्वेस्ट इससे फास्ट है और बाकी का 50% रिक्वेस्ट इससे स्लो है। ये बीच का बता रहा है, तो इसका नाम मीडियन भी है। मीडियन रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 200 मिलीसेकेंड। मतलब हाफ यूजर्स को रिस्पॉन्स 200 मिलीसेकेंड से कम में मिलेगा और हाफ यूजर्स को 200 मिलीसेकेंड से ज्यादा में मिलेगा रिस्पॉन्स। इसलिए मीडियन एक अच्छा मेट्रिक है ये समझने के लिए कि नॉर्मली यूजर को कितना वेट करना पड़ता है। ये मीडियन इसलिए कहलाता है बिकॉज ये एकदम बीच वाले पॉइंट को पकड़ता है, बट इसको P50 या परसेंटाइल 50 भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल। यू हैव 100 रिक्वेस्ट सॉर्टेड बाय रेस्पॉन्स टाइम। क्या है कि 1 से 50 तक का रिक्वेस्ट अंडर 200 मिलीसेकेंड रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब रिस्पॉन्स दे दिया बैक टू द यूजर। 51 to 90 रिक्वेस्ट मतलब 40 रिक्वेस्ट को सर्वर ने 200 से 500 मिलीसेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स भेजा यूजर को, और ये 9 रिक्वेस्ट के लिए यूजर को रिस्पॉन्स मिला विद इन 1 सेकेंड। 1000 मिलीसेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। और एक यूजर को रिस्पॉन्स मिला है 3 सेकेंड के अंदर, सबसे लेट। मतलब 1 रिक्वेस्ट आउट ऑफ 100 को 1 सेकेंड से ज्यादा लगा। हमने 50 परसेंटाइल देख लिया है, इसको कहते हैं 99 परसेंटाइल। पहले परसेंटाइल का मतलब समझो। परसेंटाइल का मतलब फास्टेस्ट नहीं होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है इस वैल्यू से कितने परसेंट रिक्वेस्ट फास्ट हैं। जो तुम्हारे पास 100 रिक्वेस्ट हैं जो हमने रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पर सॉर्ट किया फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, वहां पे परसेंटाइल वो रिस्पॉन्स टाइम है जिससे 99% रिक्वेस्ट फास्ट है और 1% रिक्वेस्ट इससे स्लो है। देखो यहाँ पे 91 to 99 500 से 1000 मिलीसेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स दे दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 99 रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स 1 सेकेंड के अंदर तो मिल ही जाएगा, राइट? तो इतने रिक्वेस्ट 1 सेकेंड से फास्ट है और बस एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे 1% रिक्वेस्ट है जो कि 99 परसेंटाइल वाले वैल्यू से स्लो है, मतलब ज्यादा टाइम ले लिया 3 सेकेंड। देखो जब हम अपने कस्टमर को अपना एप्लीकेशन देंगे और उसको बोल देंगे कि तुम्हारे 99% रिक्वेस्ट 1 सेकेंड में प्रोसेस हो जाएंगे, और वो 1% की गारंटी मैं नहीं लूंगा। 1% रिक्वेस्ट को 1 सेकेंड से ज्यादा लग सकता है प्रोसेस करने में, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी बस 99% रिक्वेस्ट के लिए दे रहा हूं। तो अगर यू आर ओके विद दिस तो तुम मेरा प्रोडक्ट लो, वरना मत लो। मैं अपना प्रोडक्ट बेच ही रहा हूँ ये बोल के कि 99% हो जाएगा 1 सेकेंड में, 1% की गारंटी मैं नहीं लूंगा। बट अगर 98% रिक्वेस्ट 1 सेकेंड के अंदर हुए और 2% रिक्वेस्ट स्लो हो गया, तो उस 1% आउट ऑफ 2% की गारंटी मैं लूंगा। तुमको उतना रिफंड मिलेगा या किसी तरह कॉम्पेंसेट किया जाएगा। देखो 99th परसेंटाइल स्लोएस्ट रिक्वेस्ट नहीं होता है, स्लोएस्ट ये वाला है 1% आफ्टर द 99th परसेंटाइल बाउंड्री है जिसके बाद सिर्फ 1% रिक्वेस्ट और स्लो होती है। यहाँ पे टोटल 100 रिक्वेस्ट था तो 1% कितना हो जाएगा? 1। तो 99 परसेंटाइल के बाद 1% रिक्वेस्ट जो स्लो है, मतलब एक रिक्वेस्ट इससे स्लो है, इसका कितना था? 1 मिली सेकेंड। तो एक रिक्वेस्ट का 1 मिली सेकेंड से कुछ ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे है 3 सेकेंड। अगेन रिपीटिंग, 99% रिक्वेस्ट इस टाइम से फास्ट है, दैट शोज इन द टेबल, और 1% रिक्वेस्ट इस टाइम से स्लो है, इसलिए भी P99 बोला जाता है इसे। ये भी बताता है कि 99% रिक्वेस्ट कितने रिस्पॉन्स टाइम से या कितने टाइम से फास्ट है। जैसे यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड है, मतलब 99% रिक्वेस्ट 1000 मिली सेकेंड के अंदर तो रिस्पॉन्स दे ही दे रहे हैं, 1% उससे ज्यादा ले रहे हैं। तो मुझे ये सिर्फ 99% का ही नहीं, वो 1% का भी तो बता दिया ना कि ये 1% कितना टाइम से ज्यादा हो रहा है। जैसे ये 1% 1000 मिली सेकेंड से ज्यादा हो रहा है, उससे स्लो है, इस टाइम से स्लो है। तो ये मुझे 99% रिक्वेस्ट कितने टाइम से फास्ट है उसका भी आइडिया दे रहा है, और 1% रिक्वेस्ट
जो इस टाइम से स्लो है उसका भी आइडिया दे दे रहा है। मतलब क्या होगा, 1000 मिली सेकेंड से कुछ ज्यादा, जैसे ये 3 सेकेंड है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी आइडिया दे दे रहा है। ये हमने 100 के बारे में बात करा। अब अगर 10,000 रिक्वेस्ट के बारे में बात करें, 100 रिक्वेस्ट में तो 99 परसेंटाइल 99 पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे आउट ऑफ 10,000 रिक्वेस्ट 99 परसेंटाइल या फिर 99% रिक्वेस्ट इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 99% ऑफ 10K। तो देखो 99 परसेंटाइल यहाँ पे बोला है 100 मिली सेकेंड, मतलब 99% रिक्वेस्ट इस टाइम से तो फास्ट है और 1% रिक्वेस्ट इस टाइम से स्लो है। तो अगर देखा जाए P99 किसको इग्नोर कर रहा है, किसके बारे में नहीं बता रहा है, आइडिया भले दे दे रहा है बट एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा है कि वो कितना ज्यादा है। जैसे वहां पे 1 मिली सेकेंड था 99 परसेंटाइल और 1% रिक्वेस्ट उससे स्लो है, तो बता दिया कि हाँ 1 सेकेंड से ज्यादा होगा, बट कितना ज्यादा होगा वो हमें खुद देखना होगा। लेकिन नंबर में या फिर रिस्पॉन्स टाइम में ये बता दे रहा है कि 99% रिक्वेस्ट 1 सेकेंड से फास्ट है। तो नंबर में P99 इग्नोर कर देता है स्लोएस्ट 1% रिक्वेस्ट। इग्नोर का मतलब डिलीट नहीं, वो उसके परसेंटाइल कैलकुलेशन के बाहर है। यहाँ पे 1% कितना होगा, 100। तो मतलब 100 रिक्वेस्ट 800 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रही हैं। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है 99 पॉइंट परसेंटाइल, P99.99, 0.01% ऑफ 10K, मतलब जितना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट तुम देख रहे हो। 1% क्या था, P99, P99.99 है 0.01% ऑफ 10K। तो 0.01% ऑफ 10K क्या होता है, 1, मतलब स्लोएस्ट 1 आउट ऑफ 10,000 यहाँ पे। या फिर यू कैन से स्लोएस्ट 0.01% को रिप्रेजेंट करता है P99.99। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, क्लास में अगर 10K स्टूडेंट्स हैं, तुम 99 परसेंटाइल लाए हो, तो 9900 स्टूडेंट्स तुमसे पीछे या इक्वल हैं, 100 स्टूडेंट्स तुमसे आगे हैं, तुम स्लोएस्ट नहीं हो, तुम्हारे बाद सिर्फ 100 लोग हैं। सेम चीज लेटेंसी में होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, 99 परसेंटाइल इज नॉट जस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम 100 रिक्वेस्ट। हमने 10,000 वाला भी देखा है, कैसे करते हैं, जितने भी रिक्वेस्ट हैं उसको लो, उसको फिर सॉर्ट करो and then we can calculate the median P99, P99.99. So point is, it is calculated from a large number of requests. Otherwise, inaccurate analysis होगा। Out of 100 कहना बस एक mental model है। It is not how actually systems compute. Then how percentiles are actually calculated. Let's say तुमने बहुत सारे response times collect किए, let's say 100 के और 1 लाख, सॉर्ट किया उसको, और तुम्हें जो चाहिए, मीडियन चाहिए, P99 चाहिए, P99.99, तो तुम उसके पोजीशन पे जाते हो। तो कैसे पता चलता है कि कौन से पोजीशन पे जाना है, तो पता चल जाएगा कि P99 कौन सा या P99.99 क्या है। उसका ये फॉर्मूला है। जितना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट तुम देख रहे हो, लेट से 1 लाख, तो उसका 99 परसेंटाइल कैसे निकलेगा, ऑफ 1 लाख, मतलब 0.99 क्रॉस 1 लाख। और 99.99 कैसे निकलेगा, 99.99% ऑफ 1 लाख। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 99 परसेंटाइल रेस्पॉन्स टाइम ऑफ 99,000 रिक्वेस्ट पोजीशन का बता रहा है आफ्टर सॉर्टिंग। इसका मतलब ये कि 9,000 रिक्वेस्ट, इसका अगर टाइम है 200 मिली सेकेंड रेस्पॉन्स टाइम, इससे तो फास्ट है। तो इसका 99 परसेंटाइल क्या है, 200, और वो कितने रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है, 99 के। तो जैसा तुम्हारा सैंपल रहेगा वैसा पोजीशन वैरी करेगा। और यहाँ पे 99.99 क्या बता रहा है, पहले देखो 99 परसेंटाइल यहाँ पे ये बता रहा है कि 1000 रिक्वेस्ट जो है वो 200 मिली सेकेंड से स्लो है। 1000 रिक्वेस्ट 200 मिली सेकेंड से फास्ट है, बट 1000 रिक्वेस्ट 200 मिली सेकेंड से स्लो है। और 99.99 के बारे में देखा जाए तो ऐसे होगा कि 10 रिक्वेस्ट इस रेस्पॉन्स टाइम से, लेट से अगर ये 300 है, 300 रेस्पॉन्स टाइम से ज्यादा है, नीचे वाले के बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी जितने रिक्वेस्ट हैं, मतलब 99,990, उतने रिक्वेस्ट ने 300 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स दे दिया। तो तुम अगर सिर्फ 100 रिक्वेस्ट का डेटा यूज करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक ही स्लो रिक्वेस्ट। सो एक स्लो रिक्वेस्ट पूरे रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर देगा। परसेंटाइल वैल्यूज बहुत ज्यादा जंप करेगी, मतलब अनस्टेबल रिजल्ट। लेकिन जब तुम
सैंपल साइज ज्यादा लेते हो जैसे 1 लाख, तो परसेंटाइल स्टेबल रहता है, ट्रेंड्स मीनिंगफुल दिखने लगते हैं और डिसीजंस रिलायबल बनते हैं। इसी वजह से मॉनिटरिंग टूल्स टाइम विंडो के ऊपर डेटा एग्रीगेट करते हैं। मॉनिटरिंग टूल में टाइम विंडो किस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा लास्ट 24 आवर्स, बटन रहेगा सेलेक्ट टाइम रेंज, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 5 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 10 मिनट्स, या फिर कस्टम। सो उस तरह करके यू कैन चूज, जो चूज करोगे उस हिसाब से तुम्हारा डैशबोर्ड पे ग्राफ बनेगा। बेसिक आइडिया ये है कि मॉनिटरिंग टूल्स हर एक रिक्वेस्ट को इंडिविजुअली शो नहीं करते, इंस्टेड वो डेटा को टाइम विंडो में कलेक्ट करके समराइज करते हैं। टाइम विंडो का मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन जिसमें आने वाली सारी रिक्वेस्ट को एक साथ एनालाइज किया जाता है। हम 1 मिनट एनालिसिस देखते हैं। 1 मिनट विंडो कब लगाते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम पे? फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। सोचो तुम्हारे सिस्टम पर लास्ट 1 मिनट में 50,000 रिक्वेस्ट आए। मॉनिटरिंग टूल क्या करेगा? उन 50,000 रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स टाइम को कलेक्ट करेगा, फिर उस पे कैलकुलेट करेगा P50, P90, P99, P99.99। रिजल्ट दिखेगा, लेट्स से लास्ट 1 मिनट में P99 इक्वल्स टू 300 मिलीसेकेंड, जिस तरह हमने टेबल देखा था। मतलब 99% रिक्वेस्ट 300 मिलीसेकेंड से फास्ट है, मतलब 99% यूजर्स ने रिस्पॉन्स देखा 300 मिलीसेकेंड के अंदर। तो अगर मेरा एप्लीकेशन ने सेट कर रखा है रिस्पॉन्स टाइम एज 350 मिलीसेकेंड, तब तो अच्छा रिजल्ट है, हम एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हैं, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर एक्सपेक्टेशन सेट होता 200 मिलीसेकेंड, तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम है अभी 300 मिलीसेकेंड का, ये एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा होता। दूसरा टाइम विंडो लगाते हैं हम 5 मिनट एनालिसिस। ये क्यों लगाते हैं? ये मोस्टली यूज करते हैं ट्रेंड डिटेक्ट करने के लिए। सोचो 5 मिनट में टोटल 2,50,000 रिक्वेस्ट आए। मॉनिटरिंग टूल ये 5 मिनट को 1 मिनट का विंडो में ब्रेक करेगा और हर विंडो का एग्रीगेशन जो भी रहा P50, P90, P99, 99.99 का, वो सबको पहले जमा करेगा। उसके बाद ये सब को एग्रीगेट करेगा, तो एक कंबाइंड परसेंटाइल कैलकुलेशन करता है। डैशबोर्ड पे दिखेगा, लेट्स से लास्ट 5 मिनट में P99 इज इक्वल टू 450 मिलीसेकेंड, बट हमारा एक्सपेक्टेशन था 350 मिलीसेकेंड। इसका मतलब पिछले कुछ मिनट से लेटेंसी बढ़ गई है और सिस्टम पे लोड इंक्रीज हो रहा है। तीसरा होता है 1 आवर। ये क्यों यूज करते हैं? फॉर चेकिंग स्टेबिलिटी एंड प्लानिंग। लेट्स से लास्ट 1 आवर में 3 मिलियन रिक्वेस्ट, तो मॉनिटरिंग टूल सब रिस्पॉन्स टाइम्स को एग्रीगेट करता है और लॉन्ग टर्म परसेंटाइल निकालता है। डैशबोर्ड पे दिखेगा लास्ट 1 आवर में P99 रहा 280 मिलीसेकेंड, मतलब ओवरऑल सिस्टम स्टेबल है। बीच बीच में ग्राफ में दिख सकता है कि स्पाइक्स है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हुआ, नेटवर्क ग्लिच वैसा कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टाइम में स्टेबल दिख रहा है या फिर कंट्रोल्ड है। तो वाई एग्रीगेशन इज नेसेसरी? तुम अगर सिर्फ 10 से 20 रिक्वेस्ट देखोगे तो कोई एक स्लो रिक्वेस्ट पैनिक क्रिएट कर सकता है, ग्राफ बहुत इरेगुलर बन सकता है, फॉल्स अलार्म्स आएंगे, अलर्ट्स। टाइम विंडो का फायदा क्या होता है कि रेयर स्लो रिक्वेस्ट का ओवर रिएक्शन नहीं होता है और रियल प्रॉब्लम्स क्लियरली दिखती हैं। रियल वर्ल्ड में एक एनालॉजी लेते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट एग्जांपल। हर सेकंड स्टॉक प्राइस चेंज होता है, लेकिन लोग देखते हैं कब? 1 डे एवरेज या 7 डे ट्रेंड या मंथली ट्रेंड। सेम मॉनिटरिंग सिस्टम में पर रिक्वेस्ट डेटा बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाएगा और टाइम विंडो एग्रीगेशन से मीनिंगफुल इंसाइट मिलता है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं Amazon का। सपोज Amazon के रिस्पॉन्स टाइम्स कुछ ऐसे दिखते हैं। 50% रिक्वेस्ट 100 मिलीसेकेंड या उससे पहले रिस्पॉन्स दे रही है। 90% रिक्वेस्ट 150 मिलीसेकेंड के अंदर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रही है और 99% टाइल 300 मिलीसेकेंड है, मतलब 99% रिक्वेस्ट 300 मिलीसेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स दे रहे हैं और 99.99 परसेंटाइल है 5 सेकंड के अंदर। अब सवाल ये है
क्या हमें इंजीनियरिंग एफर्ट लगानी चाहिए ताकि 5 सेकंड को 4 सेकंड बना दें? ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये बिजनेस प्लस कॉस्ट प्लस बेनिफिट का सवाल है। यहाँ पहले समझो 99.99 परसेंटाइल का मतलब क्या है। 99.99 परसेंटाइल का मतलब है सिर्फ 0.01% रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड है। तो बस 0.01% रिक्वेस्ट इतनी स्लो है, मतलब 10,000 में सिर्फ एक रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट बहुत रेयर होती हैं, ज्यादा यूजर्स को अफेक्ट नहीं करती। अब समझते हैं ये स्लो रिक्वेस्ट आती क्यों है। कॉमन कॉजेज क्या हैं? अगर इंटरनेट या इंटरनल नेटवर्क में कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है तो वो है नेटवर्क इशू। डिस्क से डेटा रीड या राइट स्लो हो गया तो दैट इज डिस्क आईओ डिले, जैसे एसएसडी बिजी है या डिस्क फुल है। जेवीएम या रन टाइम ने मेमोरी क्लीन करने के लिए ऐप को मोमेंटरली स्टॉप कर दिया। देखो, जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन। तो लेट्स से एक वेरिएबल है मैप स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग। देखो, मैप में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मान लो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, एक जगह पे जाके x इक्वल्स टू नल लिखा हुआ है और उसके बाद x का कोई यूज नहीं हो रहा है, x पे फिर से डेटा नहीं भरा जा रहा है, तो वो हो गया एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्टर जेवीएम खुद ही रन करता है। कब? जब मेमोरी ज्यादा भरने लगती है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कब चलेगा गार्बेज कलेक्टर, वो सिर्फ जेवीएम डिसाइड करता है। और जब वो रन करता है तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सिस्टम कुछ मोमेंट के लिए स्टैच्यू बन जाता है। इसको स्टॉप द वर्ल्ड भी कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन में। क्यों? क्योंकि सब कुछ फ्रीज हो जाता है, बट मे बी तुम नोटिस ना करो बिकॉज ये मोमेंटेरिली होता है। जावा वालों, स्टॉप द वर्ल्ड इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो जावा जीसी पॉज फॉर 1 या 2 सेकेंड अगर हुआ, ये रिस्पॉन्स टाइम में भी ऐड होगा। डेटा अगर कैश में नहीं मिला तो वो डेटा बेस पे जाएगा या रिमोट सर्विस पे जाएगा डेटा लाने के लिए, तो उसमें भी लेटेंसी ऐड हो रहा है। ये टाइम लेटेंसी क्या है हमने अच्छे से देखा है। या फिर सोचो सर्वर पे अचानक से लोड आ गया तो उसको टाइम लग गया रिस्पॉन्स देने में, जो कि टेम्पोररी था। इसके बारे में मैंने सेकेंड वीडियो में बताया है। अगर एक सर्विस जैसे ऑर्डर सर्विस डिपेंडेंट है पेमेंट सर्विस पे और पेमेंट सर्विस अगर स्लो है तो ऑर्डर सर्विस का रिस्पॉन्स भी लेट से मिलेगा, यहाँ भी रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। अब ये प्रॉब्लम्स होती हैं रेयर, तुम्हारे कंट्रोल के बाहर। उसको फिक्स करना भी मुश्किल है बिकॉज इट इज हार्ड टू रिप्रोड्यूस। जैसे जीसी पॉज या नेटवर्क इशू कैसे रिप्रोड्यूस करोगे तुम? आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ टूल्स हैं, बट नॉर्मली हार्ड टू रिप्रोड्यूस। अब हार्ड टू परमानेंटली फिक्स, क्योंकि ये सब इश्यूज अचानक से आता है। हो सकता है अगली बार कुछ अलग तरह का इशू आए, जो पहले आया वो आए ही ना, तो तुमने जो फिक्स लगाया वो अब शायद काम ना करे। तो इसलिए परमानेंट सोल्यूशन देना मुश्किल है। तो 99 पॉइंट परसेंटाइल को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना महंगा पड़ेगा। 99.99 परसेंटाइल इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें शायद ये सब करना पड़े। मोर सर्वर्स लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ा, मोर रेप्लिकाज लगाएं तो भी इंफ्रा कॉस्ट बढ़ा। रेप्लिका मतलब कॉपी ऑफ योर डेटा। इसको बहुत डिटेल में देखेंगे हम रेप्लिकेशन वाले वीडियो में। चिल। मोर मेमोरी के लिए हमने मोर हार्डवेयर डाला, फिर कॉस्ट बढ़ा। फास्टर डिस्क्स लगाएं तो भी कॉस्ट बढ़ा। रिडंडेंट नेटवर्क जो हमने सेकेंड वीडियो में देखा है, एक नेटवर्क के जगह 2 नेटवर्क लगाओ तो डबल हुआ इंफ्रा कॉस्ट, फिर इंफ्रा कॉस्ट बढ़ गया। अब देखो, नेटवर्क ग्लिच कभी कभी आता है। अगर मैंने पूरा कोड में हर जगह कॉम्प्लेक्स रिट्राई लॉजिक लगाया इसके लिए, तो फिर से नेटवर्क इशू आए ना आए, बट कोड कॉम्प्लेक्सिटी जरूर बढ़ गई है और बग्स भी आएंगे अनडाउटेडली। तो ह्यूज इंजीनियरिंग और बढ़ा हुआ इंफ्रा कॉस्ट के बाद भी गारंटी नहीं होती कि 99.99% वाले रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स कंप्लीटली फिक्स हो जाए। तो बेनिफिट इज वेरी स्मॉल। एक एग्जांपल लो, मान लो Amazon 10 मिलियन रिक्वेस्ट पर डे सर्व करता है। यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल को इम्प्रूव करने का मतलब होगा हम काम करेंगे 0.1% रिक्वेस्ट को फिक्स करने के लिए। दैट इज 10 मिलियन का 0.01% कितना होगा? 1000 रिक्वेस्ट पर डे।
हम इसकी 99.99 परसेंटाइल इंप्रूव करना चाहते हैं सच दैट ये 0.01% रिक्वेस्ट को इंप्रूव कर सके। अब सोचो, सिर्फ 1000 यूजर्स पर डे को इम्प्रूवमेंट मिलेगा इतना इंजीनियरिंग करके और बिजनेस का कॉस्ट बढ़ा के, और 99.99% यूजर्स आउट ऑफ 10 मिलियन बोले तो 9,000 इतने यूजर्स को कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब कंपेयर करो, 90th परसेंटाइल इंप्रूव करना मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स विल बी बेनिफिटेड, और 99 परसेंटाइल इंप्रूव करना मतलब लैक्स ऑफ यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा। बट 99.99 परसेंटाइल की लेटेंसी इंप्रूवमेंट करने से बेनिफिट बहुत कम मिलेगा। Amazon के स्टडीज ने शो किया है कि अगर उनके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स टाइम 100 मिलीसेकेंड स्लो होता है एनी डे, तो अराउंड 1% सेल्स ड्रॉप होता है, और अगर 1 सेकेंड स्लो हुआ रिस्पॉन्स टाइम तो अराउंड 16% कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल ड्रॉप हो जाता है। ये जो नंबर्स हैं ये डिपेंडेंट है ऑन P50, 90th परसेंटाइल एंड 99 परसेंटाइल। ये 99.99 परसेंटाइल को अप्लाई नहीं होते क्योंकि बहुत कम लोग इसको फेस करते हैं। मोस्ट यूजर्स कभी इसको फेस ही नहीं करते हैं और बेनिफिट्स बहुत कम होगा। ऐसा सोचो, पहले थोड़ा ऑप्टिमाइज करो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो तो कम बेनिफिट, बट अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमाइज करोगे तो ऑलमोस्ट नो बेनिफिट। कॉन्सेप्चुअल ग्राफ देखो, जितना ज्यादा एफर्ट है उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए स्मार्ट इंजीनियरिंग का रूल ये है, स्टॉप वेयर कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट। तो Amazon ने फोकस किया है 50th परसेंटाइल पे, 90th परसेंटाइल पे और 99 परसेंटाइल पे, बिकॉज ये मोस्ट कस्टमर्स को अफेक्ट करते हैं और ये रेवेन्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और इसको इम्प्रूव करना रिलेटिवली चीप है।